हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। कक्षा 12th विषय इतिहास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2024। साथियों, आपकी जो इतिहास की परीक्षा है टाइम टेबल फाइनली विभाग ने जारी कर दिया है। 18 मार्च को है वो इतिहास की परीक्षा है कक्षा 12th की, और 18 मार्च तक आपको इतिहास में ऐसी मेहनत करना है ताकि आप इतिहास में 100 में से 100 नंबर है वो प्राप्त कर सको। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। हम संजीव डेस्क वर्क, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शेखावाटी मिशन सब कुछ चैनल पर हल करवाएंगे ताकि आपको एक एक प्रश्न है एग्जाम टाइम यानी 18 मार्च के दिन एक एक जो आपका प्रश्न है वो आपको आना चाहिए। हर एक प्रश्न आपको सही करके आना है। अब की बार पेपर की खोपड़ी के अंदर छेद करके आना है ताकि राजस्थान के इतिहास में हर एक स्टूडेंट की मेरिट आए, और आप भी अगर मेहनत करते हो तो निश्चित रूप से आपका भी मेरिट आएगा और आप एक इतिहास विषय के अंदर एक नया इतिहास रच सकते हो। ठीक है, तो आप सभी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जिनको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इसकी पीडीएफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जी हाँ साथियों, अगर आप आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो, कक्षा 12th के विद्यार्थी हो, तो विषय विशेषज्ञ राजनीतिक विज्ञान के व्याख्याता प्रेम जी चौधरी के द्वारा जारी किया गया ऑनलाइन कोर्स में आप जरूर जुड़िए। यहाँ पर आपको राजनीतिक विज्ञान में 100 में से 100 नंबर प्राप्त करने हैं, तो हमारे इस कोर्स से जुड़ना ना भूले। इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स, ई पीडीएफ, ई नोट्स, पार्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुराने पेपरों का सार संग्रह अवेलेबल होगा। इस कोर्स को प्राप्त करने के लिए आप प्ले स्टोर से OR जाट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पर इस ऐप के अंदर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो इन नंबरों पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। ये मात्र 75 रुपये के अंदर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, और इस कोर्स से बाहर राजनीतिक विज्ञान के अंदर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो आज ही हमारे इस कोर्स से जरूर जुड़िएगा। चलिए शुरू करते हैं, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, जहाँ पर आपको 15 प्रश्न है वो बहुविकल्पी मिलेंगे, 15 या 13-14 के आसपास। ठीक है ना, ताकि हल कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जो सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा है वो गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो प्रभावती गुप्त है वो चंद्रगुप्त प्रथम की क्या थी? पुत्री थी। तीसरा सवाल है, पिता से पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है? तो ये जो व्यवस्था है वो किस व्यवस्था है? पितृवंशिकता की जो व्यवस्था है इसके तहत ये संपत्ति है वो मिलती है। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर को इब्न बतूता ने भारत में सबसे बड़ा शहर बतलाया? तो ये शहर था अपना दिल्ली। कौन सा था? दिल्ली दिल वालों की, ठीक है ना, मुंबई पैसे वालों की, इस प्रकार से ये सूत्र चलता है। तो इब्न बतूता ने है वो भारत का सबसे बड़ा शहर है वो दिल्ली को बताया था। पांचवा सवाल है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। नेक्स्ट सवाल है, विष्णु के उपासक निम्न में से कौन थे? तो विष्णु के उपासक कौन थे? तो विष्णु के उपासक है आलवार थे। कौन थे? आलवार संत थे वो विष्णु के उपासक थे। और नयनार थे वो किसके थे? वो शिव के उपासक थे। ठीक है ना। अगला सातवां सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का ने की है। किसने की है? हरिहर व बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। एग्जाम की दृष्टि से अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है, ये उपाधि आपके हैं वो किसने धारण की है? ये कृष्ण देव राय ने ये उपाधि धारण की है। किसने? कृष्ण देव राय ने ये उपाधि धारण की है। कौन सी उपाधि? अच्छा सवाल है, यवन राज स्थापनाचार्य। ठीक है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगाई थी? तो किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगाई? तो जहांगीर ने है वो तंबाकू पर पाबंदी लगाई थी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल संख्या 10 है, शाहमल की मृत्यु कब हुई थी? शाहमल की मृत्यु है
वो 1857 के अंदर होती है। नेक्स्ट 11वां सवाल है, स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? तो स्थायी बंदोबस्त का जनक है वो किसे माना गया है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कॉर्नवालिस है, वो स्थायी बंदोबस्त के जनक थे। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में है वो कब पेश की गई थी? तो ये 1813 के अंदर पेश की गई थी। अगला सवाल है यहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई? तो ये केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई थी? केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। और अगला सवाल है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू होता है? तो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ होता है। ठीक है, अब आपके दूसरा सवाल पूछा जाएगा रिक्त स्थान, और यहाँ पर पहला सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरीश सेन ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर कई बार पेपरों के अंदर पूछा जा चुका है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? हरीश सेन ने की है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। तीसरा सवाल है, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। चौथा अगला सवाल है यहाँ पर, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से है। 5वां सवाल है, देवी संप्रदाय में देवी की उपासना सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है छठा, तालीकोट का युद्ध सन 1565 में लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर, तालीकोट का युद्ध परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। तालीकोट का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अगला 7वां सवाल है, इसमें आईने ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों के अंदर बांटा गया था। तीसरा सवाल आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और यहाँ पर इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता में गलियों व सड़कों को किस पद्धति से बनाया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर गलियों व सड़कों को ग्रिड पद्धति से बनाया गया था, जिसका अर्थ है सड़कें समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। यानी इस प्रकार से है वो सड़कें आपस में समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। इस पद्धति को क्या है? ग्रिड पद्धति कहा जाता है। ठीक है ना। अगला दूसरा सवाल यहाँ पर है, आपके अर्थशास्त्र से हमें किस विषय की जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है, और काफ़ी अच्छा सवाल है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। अर्थशास्त्र से यानी अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन सैनिक व प्रशासनिक संगठन व सामाजिक अवस्था की जानकारी मिलती है। आपसे मेरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? बहुत ही ईजी सवाल है। मुझे पूरी आशा है हर एक विद्यार्थी इस सवाल का आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। तीसरा सवाल यहाँ पर है, बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता है? तो गोत्र से बाहर विवाह करने को क्या कहा जाता है? बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। अगला सवाल है, किस वंश में मातृ शतात्मक समाज की व्यवस्था थी? तो सातवाहन वंश के अंदर मातृ शतात्मक समाज की व्यवस्था थी। और इसके आगे नेक्स्ट है हमारा 5वां सवाल, स्त्री धन से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है, विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व ही स्त्री धन कहलाता है, या स्त्री धन कहा गया है। ठीक है, आगे छठा सवाल यहाँ पर है, इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो इब्न जुज़ई को इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। काफ़ी अटपटा सा नाम है यहाँ पर, इब्न जुज़ई को इब्न बतूता के श्रुत लेखों के लिखने के लिए वहाँ पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, 7वां सवाल है, वली शब्द से क्या तात्पर्य है? तो वली एक अरबी मूल का शब्द है, और जिसका अर्थ है मालिक या संरक्षक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर अगला सवाल 8 नंबर सवाल है, विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन होते हैं? तो अमर नायक सैनिक कमांडर होते हैं। काफी अच्छा सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के अंदर अमर नायक है वो किसको कहा गया है? सैनिक कमांडर को अमर नायक कहा गया है। अगला 9वां सवाल है, किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्र आपके सरकारों की स्थापना की गई थी। और 10वां सवाल है, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर है, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना, काफी अच्छे सवाल है। अब यहाँ पर खंड ब के अंदर आपको है लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। और यहाँ पर आपको 50 शब्द सीमा के अंदर एक प्रश्न का उत्तर देना
है। और चौथा सवाल आपसे पूछा है स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? तो स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, परंतु वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। स्तूपों में ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचा स्तूप बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था, ठीक है ना। और अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, त्रिपिटक क्या है, इनके नाम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहाँ पर स्टार लगा लेना, इस पर परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है तीन पिटारी, ठीक है। ये बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान हो गया, हीनयान हो गया, वज्रयान हो गया, मूल सर्वास्तिकवाद हो गया आदि है, इनको मानते हैं। ये बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं और इनके नाम हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है ना। कौन कौन? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभि पिटक। तो आपको ऐसे याद नहीं रहे तो आप याद रख लेना विनय अभि सूता है। क्या सूत्र है इसका? विनय अभि सूता है, यानी विनय पिटक, अभिधम पिटक, सूता यानी मतलब सुत्त पिटक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इनको याद रख लेना है। आगे छठा सवाल है कुल कितनी बौद्ध संगीतें आयोजित की गई थी? बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। यहाँ से एक छोटा सवाल यहाँ से आ सकता है। इस सवाल से मैं अभी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, जिस सवाल को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उनको अलग कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है ना। पेपर के अंदर यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। आपको लगभग मैं 15 से 20 मॉडल पेपर हल करवाऊंगा और यहाँ पर आपको लगभग इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है ना। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। जो विद्यार्थी हर एक मॉडल पेपर को देखेगा उनको फायदा मिलेगा, एक को देखकर अन्य को नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ से पूरा बड़ा प्रश्न भी बन सकता है, लेकिन इससे एक छोटा सवाल आएगा, वो कौन सा आएगा मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह के अंदर है, 483 ईस्वी के अंदर आयोजित होती है। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली के अंदर 383 ईस्वी के अंदर आयोजित। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र के अंदर है 251 ईसा पूर्व के अंदर। यहाँ पर सॉरी ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व मैंने ईस्वी बोल दिया, ठीक है ना, ईसा पूर्वी में आयोजित होती है। और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर के अंदर आयोजित होती है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कुंडलवन कश्मीर के अंदर किया गया था, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर 7 नंबर, भारत में आने वाले किन्हीं 3 यात्रियों के नाम लिखिए। तो भारत में आने वाले 3 यात्री, पहला है अल बिरूनी, 11वीं शताब्दी के अंदर उज्बेकिस्तान से ये भारत आते हैं। दूसरा है इब्न बतूता, ये 14वीं शताब्दी के अंदर मोरक्को से भारत आते हैं। और तीसरा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर, यहाँ पर 17वीं शताब्दी के अंदर ये भारत आते हैं। सवाल संख्या 8 है ताराबाद किससे कहा जाता है? तो दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार था जिसे ताराबाद कहते हैं, ठीक है। अगला 9वां सवाल है विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिबा क्या था? तो महानवमी डिबा विजयनगर साम्राज्य के सबसे ऊंचे स्थानों में एक पर स्थित विशालकाय मंच था और इससे जुड़े अनुष्ठान संभवतः महानवमी से संबंध थे, जो उत्तरी भारत में दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा तथा प्रायद्वीपीय भारत में नवरात्रि के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। और विजयनगर के शासक अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति और अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल है जिन्स ए कामिल से आप क्या समझते हैं? तो जिन्स एक कामिल सर्वोत्तम फसलें थी जो 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में भारत में उगाई जाती थी। इन फसलों से राज्य को अधिक कर मिलता था। कपास और गन्ने जैसी फसलें जिन्स एक कामिल थी, ठीक है ना। और 11 नंबर सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है मुगल कालीन कृषि के तरीकों तथा वर्तमान कृषि के तरीकों से आप क्या समानताएं और भिन्नताएं देखते हैं? तो आपको यहाँ पर लिखना है मुगल कालीन कृषि के तरीकों और वर्तमान के कृषि तरीकों में समानता यह है कि आज भी मानसून महत्वपूर्ण है और ये मुगल काल में भी भारतीय कृषि की रीढ़ थी। मुगल काल में प्रचलित सिंचाई संसाधनों की वर्तमान कृषि में काफ़ी उपयोगिता है। असमानता आपको यहाँ पर ये बतानी है कि अब कृषि में ट्यूबवेल तथा आधुनिक साधनों का उपयोग किया जाता है, जबकि मुगल काल के अंदर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। ये कॉमन सेंस के आधार पर आप इसका आंसर बता सकते हो।
दामिन एकोह क्या था, ठीक है ना। तो सन 1832 के आसपास ब्रिटिश कंपनी ने एक बड़े भूभाग को संतालों के लिए सीमांकित कर दिया था और वह जो दामिन ए कोह कहलाया और इसे संतालों की भूमि घोषित कर दिया गया और इन्हें प्रयोग हेतु इस इलाके के भीतर रहना था और हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो बम्बई दक्कन में 1820 के दशक में एक नई राजस्व प्रणाली लागू की गई जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत यानी रैयत का ये सवाल पूछा गया है कि रैयत है, रैयत का अर्थ क्या होता है? रैयत का अर्थ किसान होता है। ये परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है और अब की बार भी पूछा जा सकता है और ये 100% सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर है किसान के साथ तय की जाती थी। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था। सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। 30 वर्ष बाद जमीनों का सर्वेक्षण किया जाता था और उसके अनुसार राजस्व में बढ़ोतरी कर दी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल पूछा है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बताइए। ये भी परीक्षा के अंदर कई बार पूछा जा सकता है, तो अब की बार भी थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये इजी सवाल है लेकिन ऐसे ही सवाल परीक्षा के अंदर आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण ब्रिटिश सेना द्वारा एनफील्ड राइफलों के लिए दिए गए नए कारतूस थे। ऐसी अफवाह थी कि इनके जो कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी के लोग जो खोल है वो लगे हुए थे और इन्हें प्रयोग हेतु मुंह में खींचना होगा और इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों का है वो धर्म भ्रष्ट होने लगा था, होने का जो भय था, इस कारण इनका क्या होता है, विरोध होता है, ठीक है ना। तो एनफील्ड राइफल्स के अंदर क्या है, गाय की चर्बी के अंदर है जो गाय के चर्बी के यहाँ पर जो कारतूस लगे थे तो इससे हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट होता था। जो सुअर है, जो सुअर मुस्लिम धर्म का पवित्र मैं मान सकता हूँ पशु है, तो यहाँ पर भी सुअर की चर्बी से अगर कारतूस को मुँह से खोलना पड़ता है तो यहाँ पर भी मुस्लिम धर्म का जो है भ्रष्ट होता है। तो इन दोनों धर्मों को भ्रष्ट होने से इन एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों के विरोध में 1857 का विद्रोह है वो उजागर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया, ठीक है ना। तो फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत के चोरा चोरी पूर्वा में पुलिस ने कांग्रेस के सत्याग्रहियों पर गोलियां चलाई जो भीड़ क्रुद्ध हो उठी और उसने एक थाने में आग लगा दी और इसके फलस्वरूप कई सिपाहियों की मृत्यु हो गई। चोरा चोरों की इस हिंसात्मक घटना से गांधी जी का प्रबल आघात पहुंचा और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है ना। तो ये छोटा सा आंसर था, आपको याद रखना है। 22 फरवरी 1922 के अंदर चोरा चोरी कांड हुआ था और इस कांड के कारण गांधी जी के अंदर ने क्या है, इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था क्योंकि इसके अंदर हिंसा हो गई थी और गांधी जी किसको प्रबल समर्थक थे, अहिंसा के प्रबल समर्थक थे, ठीक है ना। अगला 16 नंबर सवाल है मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। और दूसरा अथवा केंद्र सवाल आपसे पूछा है सूरदर्शन झील पर एक टिप्पणी लिखिए। दोनों प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं, परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं बात करता हूँ मौर्य साम्राज्य की प्रशासन की व्यवस्था जो विशेषताएं हैं उन पर, ठीक है ना। पहले यहाँ पर है 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, कौन कौन से, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिली और सुवर्णगिरी, ठीक है, जिसमें पाटलिपुत्र सबसे बड़ा और राजधानी था। दूसरी विशेषता है सेना का प्रबंध। मौर्य सम्राटों ने एक विशाल सेना का गठन किया था। यूनानी इतिहासकार के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। तीसरा है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अशोक द्वारा धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रतिवेदकों की नियुक्ति, ठीक है ना। अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि लोगों के समाचार जानने के लिए अशोक ने प्रतिवेदक नामक अधिकारी नियुक्त किए थे और यह प्रतिवेदक समाचार पहुंचाने के लिए कहीं भी कभी भी सम्राट के पास पहुंच सकते थे। और पांचवी यहाँ पर विशेषता है प्रशासनिक केंद्रों का चयन। प्रांतीय केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया था। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों केंद्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे। कर्नाटक में स्थित सुवर्णगिरी सोने की खदान के लिए उपयोगी था, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ सुदर्शन झील के बारे में, ठीक है ना। तो सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। यहाँ पर
कैसा जलाशय था? कृत्रिम जलाशय था। और हमें इस जलाशय के बारे में जानकारी लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होती है। इस अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल के एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तट बंद है और टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। और इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने इस बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। ठीक है ना। ये काफ़ी आपको इसका जो सवाल है ये थोड़ा अटपटी भाषा के अंदर आपको दिया है, लेकिन आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहोगे तो इसके बारे में मैं संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिख कर दूंगा, ताकि आपको सही शब्दों में, कम शब्दों में, मतलब गागर में सागर भर के आ जाओ। यहाँ पर आपको थोड़ी भाषा सही नहीं है। ठीक है। 17 नंबर सवाल पूछा है, मीराबाई के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में वर्णित कीजिए। ठीक है ना। और कर्नाटक के वीर शैव परंपरा का वर्णन कीजिए। ये तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मीराबाई का थोड़ा आपको याद रखना है। मीरा स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे, जो एक चरमकार थे, और इससे ज्ञात होता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के सुखों और ऐश्वर्य का त्याग कर मीरा ने विधवा के सफेद वस्त्र तथा सन्यासिनी की जोग्य वस्त्र धारण किए, और इससे प्रकट होता है कि मीरा प्राचीन सामाजिक बुराइयों एवं रूढ़ियों का विश्वास नहीं करती थी और वह जाति प्रथा और ऊंच नीच के भेदभाव के विरुद्ध थी। ठीक है ना। तो ये आपको मीरा के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। मीरा का संबंध मेड़ता से था। ठीक है ना, कुड़की गांव। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर ये सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 18 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, डलहौजी की इस टिप्पणी का विस्तार से है वो वर्णन करना है। अथवा के अंदर आपसे सवाल पूछा है 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है, अपनी हड़प नीति के लिए कुख्यात लॉर्ड डलहौजी ने 1851 ईस्वी में अवध की रियासत के विषय में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया और तथा अवध के नवाब को वहां से निर्वासित कर कलकत्ता भेज दिया गया और रियासतों पर अनैतिक रूप से कब्जे की शुरुआत 1798 ईस्वी में आरंभ हुई थी, जब निजाम को जबरदस्ती लॉर्ड वेलेस्ली ने साइक संधि पर हस्ताक्षर करने का विवश किया था। 1801 में अवध पर साइक संधि थोपी गई थी। इसमें शर्त थी कि नवाब अपनी सेना समाप्त कर देगा, रियासत में अंग्रेजी जो रेजिडेंटों की नियुक्ति की जाएगी और नवाब ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर अपने कार्य करेगा। अब नवाब कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण रूप से अंग्रेजों पर निर्भर हो गया है। नवाब का अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं रहा है। अंग्रेजों ने धीरे धीरे अवध को अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है ना। और यहाँ पर जो 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई थी उसके बारे में पूछा गया था। ठीक है ना। तो पहला यहाँ पर कारण है विद्रोहियों में समन्वय का अभाव था। धन और गोला बारूद के सुदृढ़ीकरण के लिए कोई केंद्रीय नेतृत्व या निश्चित प्रावधान नहीं था। दूसरा, यहाँ पर विद्रोह का आरंभ अव्यवस्थित रूप से हुआ। शुरुआत में कई मई के अंत में आयोजित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन विद्रोह जल्दी ही प्रारंभ हो गया और इसने अंग्रेजों को सतर्क कर दिया था। ठीक है ना। यानी जो 1857 की क्रांति है वो सही समय पर शुरुआत नहीं हुई थी। ठीक है ना। अगला यहाँ पर है विद्रोह मुश्किल से पूरे भारत में फैला, केवल उत्तर भारत में केंद्रित रहा, दक्षिण राज्यों में विद्रोह में भाग नहीं लिया गया था। ठीक है ना। भारत एक विविधतापूर्ण देश है और विभिन्न क्षेत्रों पर क्षेत्रीय राजवंशों का शासन था, इसलिए उस समय कोई एकता और राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। और पांचवा कारण है विद्रोह के अधिकांश नेताओं ने अपने क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। ठीक है ना। इस कारण से है वो 1857 की क्रांति असफल हो गई थी। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और आपको उन प्रश्नों को जो PDF है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी और जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको मैं अलग से हाईलाइट कर दूंगा, स्टार लगा दूंगा। ठीक है।
यहाँ पर आपसे पूछा है टिप्पणी लिखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, रोलेट एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। चारों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अलग पेज में आप लिख कर इन चारों को याद कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इन पर स्टार लगा लेता हूँ। चारों में से 1-2 आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगला 20 नंबर सवाल है आपसे, सिंधु घाटी के निवासियों की धार्मिक विश्वासों पर रीति रिवाजों की प्रमुख विशेषता का विवेचना कीजिए और सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये अथवा के अंदर 4 नंबर का सवाल आपसे पूछा है, तो इसको आपको अलग से है याद रखना है। 21 नंबर, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता पर बल क्यों दिया और संविधान सभा ने भाषा के विवाद को किस प्रकार हल किया, व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये नेक्स्ट आपका अंतिम सवाल 22 नंबर सवाल 5 नंबर का पूछा जाएगा और यहाँ पर भारत के ऐतिहासिक स्थलों को यहाँ पर आपको मानचित्र में दर्शाना है, ठीक है ना। पहला यहाँ पर आपको चोरा चोरी, अमरावती, मैसूर, बीजापुर और अवध दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर चोरा चोरी, यहाँ पर अवध, यहाँ पर बीजापुर, अमरावती, ठीक है, यहाँ पर मैसूर। अब आपको मैं यहाँ पर एक प्रश्न दे रहा हूँ कि जो ये भारत के अंदर राज्य है, इन राज्यों में ये जो दर्शाए गए स्थान है ना, जैसे अमरावती किस राज्य के अंदर है, इन पांचों के स्थानों के आप जो राज्य कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना, ताकि आपके दिमाग में ऐसा फीड हो जाएगा कि कौन सा स्थान कहाँ है। मैं बता दूंगा, आपका ऊपर उससे चला जाएगा, लेकिन आप स्वयं करोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला जो यहाँ पर मानचित्र है, ग्वालियर, सारनाथ, सूरत, नागपुर और गोवा, इन पांचों स्थानों कौन से राज्य के अंदर है, इनका आप जवाब है वो कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपके दिमाग में ये पहले से फीड हो जाए कि ग्वालियर कहाँ है। तो ग्वालियर आप स्वयं करोगे तो ग्वालियर आपको मिलेगा एमपी के अंदर, ठीक है ना। तो एमपी मतलब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश आपको याद रहेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार सारनाथ की बात करें तो सारनाथ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश आप स्वयं खोजोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये 2 मैंने बता दिए हैं, बाकी 3 आपको बताने हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये इतिहास का मॉडल पेपर हमने पूरा हल कर लिया है। सभी विद्यार्थी अभी से हमारे साथ जुड़ जाएं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्टार लगा लेना है, ठीक है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। इस प्रकार से हमने 22 प्रश्न हल किए हैं और ये आपकी परीक्षा के अंदर यहाँ से भी अधिकतर प्रश्न बनेंगे। हर एक विद्यार्थी है अंत तक, जब तक 18 मार्च नहीं आए तब तक हमारे साथ जुड़ा रहें और हर एक मॉडल पेपर को आप देखते रहें, ताकि एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाए। अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, लगभग हम यहाँ पर आपको 20 से ज़्यादा मॉडल पेपर हल करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।